चलो यहाँ देखो, तो अभी का जो हमारा टॉपिक है ये ब्लड कॉर्पल्स है, विधि कानून है। ये क्या होती है, ये देखिए, ये जो ब्लड कॉर्पल्स है यह रक्त का, इसका रक्त का शेष भाग, अभी अभी हमने देखा था कि प्लाज्मा जो होता है ये 60% होता है, कितना प्रतिशत, तो बचा कितना 40%, तो 40% जो होगा ये क्या होगा, बीसी होगा, हाँ यही होगा। तो शेष भाग का प्रतिशत, तो 40% भाग होता है। क्लियर हो गया। आगे देखिए, इसे 3 भागों में हम बांटते हैं, 3 भागों में, है ना, भागों में बांटते हैं। अब यहीं से हमारा काम होगा। तो ये जो तुम्हारा ब्लड BLOOD ब्लड COR PUSCLES कॉर्पल्स है, ये कितने भागों में बट गया, 3 भागों में। एकदम ध्यान से देखते जाओ। यस कमिंग, तो 2 यहाँ होना चाहिए। जो पहला होता है इसको हम RBC कहते हैं, RBC। दूसरा जो होता है इसको हम WBC कहते हैं। तीसरा जो होता है ये प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स ये होता है। तो इसको हम ब्लड प्लेटलेट्स भी बोल सकते हैं। हिंदी में बात करें तो रक्त बिंबाणु बोलेंगे, रक्त बिंबाणु। और ये WBC है, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स बोलो या सेल बोलो, है ना, कॉर्पल्स। इसे हम हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। और WBC को हम रेड ब्लड सेल के भी नाम से जानते हैं, कॉर्पल्स के भी नाम से हम जानते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, तो लाल मत बोलिए, रक्त कणिकाएं। जब हम बोल ही रहे हैं तो आपको चिल्लाने की क्या जरूरत है, आप सुनते रहिए, समझते रहिए, इंटरेस्ट लीजिए, मजा लीजिए। और तो आपने क्या देखा कि ब्लड कॉर्पल्स जो होती है इनको 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। पहला है हमारा RBC, दूसरा है हमारा WBC, और तीसरा है हमारा प्लेटलेट्स। तो आपने देखा कि जो ब्लड होता है ना, ये ब्लड जो होती है ना, ये 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। एक RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये चीज होती है। अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि ये RBC क्या होती है, ये RBC क्या होती है, RBC, जिसको आप लिख सकते हो रेड ब्लड और कॉर्पल्स भी हम लिख सकते हैं। अब RBC के बारे में बात करेंगे। पहले इतना समझिए, ये रुधिर कानू जो बना होता है, या रुधिर अणु जो बना होता है, ये कितने चीजों से बना होता है, 3 चीजों से बना होता है। पहला हमारा RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC को फुल फॉर्म में रेड ब्लड हम सेल या कॉर्पल्स बोलते हैं, और WBC को व्हाइट ब्लड बोलते हैं, और वहां एक हो गया प्लेटलेट्स, इसको हम हिंदी में बिंबाणु के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे RBC। ये RBC होता क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हेडिंग बनेगा अब RBC, रेड ब्लड सेल या कॉर्पल्स। ठीक, आगे बढ़िए, नोट कीजिए और आगे बढ़िए। इस कणिका को, ये कणिका है ना, इसको कण के भी नाम से जानते हैं, कण, पार्टिकल, कण भी होता है। कणिका को कण बोलो, रेड ब्लड का कण बोलो, व्हाइट ब्लड का कण बोलो, प्लेटलेट्स। तेजी में खींचते चलो। हो गया, नोट करते चलो। एक ये लाल रक्त कण बोलो या लाल रक्त कणिका बोलो, या मतलब इसे ही हम दूसरा नाम से एरिथ्रोसाइट्स, किसके नाम से, एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। बात खत्म। आगे हम पढ़ेंगे कि जो WBC के स्टडी को, अध्ययन को क्या कहते हैं, RBC के अध्ययन को क्या कहेंगे। ये सब हम थ्रोम्बोसाइट जो होती है ना, ये सब हम बाद में हम बात करेंगे। पहले अभी आप इतना देख लो कि इन्हें हम एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, किसको, RBC को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया क्लियर यहाँ तक? चलो
तो अब हेडिंग बनेगा हमारा आरबीसी, क्या बनेगा, आरबीसी। अब ये आरबीसी क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं, ये जो आरबीसी होता है ये स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल आकार के होते हैं। ये ध्यान रखेंगे स्तनधारियों में। स्तनधारी से यहाँ पर क्या समझ में आता है इसको समझिए। स्तनधारी हम उनको कहते हैं जिनमें स्तन पाया जाता है। तो मनुष्य जो होता है ये स्तनधारी है या नहीं है, ये बताइए। मनुष्य जो होता है, आदमी जो होता है, क्या ये स्तनधारी है? स्तन है। स्तनधारी में महिला स्तनधारी है कि पुरुष स्तनधारी होते हैं? मेल स्तनधारी में है कि फीमेल स्तनधारी में, ये बताएंगे। हमने आपसे एक सवाल पूछा है कि स्तनधारी का मतलब हम उसको कहेंगे स्तनधारी जिनमें स्तन होते हैं। तो फीमेल स्तनधारी में आएगा कि मेल स्तनधारी में आएगा? दोनों आएंगे, क्योंकि दोनों के पास स्तन पाए जाते हैं। बस सिर्फ इतनी फर्क होती है, किसी की जो आकार की बनावट होती है वो अलग होती है और किसी की अलग होती है। मतलब किसी में छोटे आकार पाए जाते हैं और किसी में बड़े आकार के पाए जाते हैं। ये तो कंडीशन होती है उनकी जनरेशन पे और उनकी जेंडर पे होती है, क्योंकि वो पुरुष जाति के है तो वो अलग तरीके के होंगे और ये महिला जाति के है तो ये अलग होंगे। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि स्तनधारी जो होगा वो अपने स्तन से दूध पिलाएंगे। क्या करेंगे? अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो जिन जो जानवर है, जैसे कि आपको गाय हो गए, ये सब जो हो गए, तो अपने स्तन से वो दूध पिलाते हैं, इसीलिए उसको स्तनधारियों में गिनती माना जाता है। आप ऐसे रखेंगे जिनमें स्तन पाए जाते हैं उनको क्या कहेंगे? स्तनधारी कहते हैं। अब बड़ा स्तन होना ये जरूरी नहीं है। मनुष्य भी क्या है? स्तनधारी है। और मेल भी क्या है? एक स्तनधारी है। फीमेल भी क्या है? स्तनधारी है। चलिए यहाँ तक हमने देखा, आगे देखते हैं। याद रखेंगे आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? न्यूक्लियस नहीं होते, केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। याद रखेंगे माय डियर बच्चा कि आरबीसी के अंदर में, रेड ब्लड सेल के अंदर में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में क्या नहीं होता है? आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से केंद्रक मतलब न्यूक्लियस किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो आरबी मतलब ऑप्शन में दिया रहेगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रहेगा, या इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। समझ मारिए। तो आप किसमें मारेंगे? आरबीसी में मारेंगे। याद रखेंगे आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक नहीं होते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। तो हम एक अपवाद लिख देते हैं। अपवाद ये एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है। जैसे ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी, ये भी एक स्तनधारी ही है कि आरबीसी में जो केंद्रक होते हैं ये उपस्थित होते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। ये याद करके रखेंगे आप, इसीलिए मैंने आप इसको अपवाद में रखा है, एक्सेप्शन में डाला है। कि हमने देखा कि स्तनधारियों में, स्तनधारी के आरबीसी में न्यूक्लियस केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। न्यूक्लियस में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। किसमें? आरबीसी में। इसमें स्तनधारी में। लेकिन यहाँ पर हम अपवाद में कुछ लिख दिया है। एक ऊंट हो गया, एक लामा नामक जो स्तनधारी है, इनके अंदर में केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये दो चीजों को आप याद करके रखेंगे, ठीक है। ऊंट में और लामा में ये दोनों में केंद्रक होता है। इन दोनों के आरबीसी में केंद्रक होता है। आरबीसी में केंद्रक न्यूक्लियस होते हैं, उनकी उपस्थिति होती है। लेकिन याद रखेंगे इनके अलावा जो है आरबीसी में न्यूक्लियस केंद्रक की अनुपस्थिति होती है, उनमें केंद्रक नहीं पाए जाते। तो जनरली जो आपका क्वेश्चन आएगा वो पूछा जाएगा कि क्या आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होते हैं या नहीं, या ऐसा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किनमें केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। आप वहां पर लिख देंगे आरबीसी। किसमें लिखेंगे? आरबीसी भी लिखेंगे। आगे देखते हैं। जो आरबीसी होती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल का जो निर्माण होता है, निर्माण मतलब बनना, ये अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसको हम बोन मैरो के नाम से जानते हैं। ये कई बार आप पढ़ चुके हैं, है ना। बोन मैरो में होता है। आपसे पूछा जाएगा सवाल, बताइए आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, मतलब अस्थि मज्जा में होते हैं। आरबीसी का निर्माण, आरबीसी कहाँ बनता है? तो बोन मैरो अस्थि मज्जा में बनते हैं। अब ये अस्थि मज्जा क्या होता है इनको समझिए। देखो ये मान लो कि ये तुम्हारी हाथ है। क्या ये हाथ है? ये तुम्हारा हाथ है, ये हाथ, समझ रहे हैं ना। ये हाथ की हड्डी है, हड्डी तो खोखली होंगी ना अंदर से। इसमें बिंदा ऐसे हड्डी का दीवार होता है। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये वाला हड्डी के अंदर का भाग, ये खोखला भाग, इसी को हम क्या कहते हैं? बोन मैरो अस्थि मज्जा कहते हैं। हड्डी के इन्हीं भागों में आरबीसी का निर्माण होता है। क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। यहाँ पे क्लियर हो गया? नोट कीजिए। तो हमने देखा कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगर बात करें यहाँ पर कि आरबीसी जो होता है, ये आरबी
सी जो होता है ये क्या करता है, तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये प्रोटीन और आयरन, लोहा जिसको बोलते हैं आयरन हो गया, ये प्रोटीन हो गया, प्रोटीन। और याद रखेंगे विटामिन B12, विटामिन B12 इसको हम लिख देते हैं विटामिन, विटामिन ऐसे होता है जी, अर्धी कर होना चाहिए, विटामिन B12 और फोलिक अम्ल, एसिड बोलो अम्ल बोलो, फोलिक अम्ल बोलो या एसिड बोलो, है ना, के निर्माण में सहायक, है ना, होते हैं। कौन? आरबीसी। आरबीसी क्या क्या बना सकता है? आयरन बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, आयरन का निर्माण कर सकता है, विटामिन B12 में सहायक होता है और फोलिक अम्ल बनाने में भी ये सहायक होता है। समझ में आई है? याद रखेंगे नोट ऑन बच्चा, नोट ऑन, नोट में याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। भ्रूण अवस्था में, कौन अवस्था में? भ्रूण अवस्था में, किस अवस्था में? भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण मतलब बनता कहाँ है, तो याद रखेंगे ये लीवर में बनता है, यकृत में और पलिहा में। पलिहा को हम एस्पेलिन के नाम से जानते हैं, एस्पेलिन, ठीक। इसको हम गांव के भाषा में तिल्ली भी बोलते हैं, मेन होता है। यहाँ पर एक चीज समझने को है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पॉइंट। देखो यहाँ आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो इससे पहले हम पढ़े हैं कि आरबीसी का जो निर्माण होता है ये बोन मेरो अस्थि मज्जा में होता है, ऐसा पढ़ा। लेकिन अभी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि बोन मेरो का निर्माण कहाँ होता है, या तो लीवर में होगा या प्लिया में होगा। प्लिया को अंग्रेजी में हम एस्पिलिन कहते हैं और हिंदी में उसे अपने गांव के भाषा में, मतलब फिर गांव के भाषा में तिल्ली के नाम से जानते हैं। ये तिल्ली इस बगल होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आप समझिए। इन चीजों से पहले मुझे एक चीज और समझना था, तो आप समझ जाते। तो लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ कि आरबीसी का मृत्यु डेथ, है ना, कहाँ होता है, तो प्लीहा में होती है, प्लीहा में होती है। प्लीहा को मतलब एस्पिलिन में होती है, बात समझ रहे हैं ना। आरबीसी की मृत्यु कहाँ हुई? प्लीहा में होती है। इसीलिए इसे आरबीसी का कब्रगा कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? एस्पिलिन को, प्लीहा को कहा जाता है। तो याद रखेंगे, इसको छोड़ करके अभी ध्यान रखेंगे, इसको छोड़ करके कि आरबीसी का निर्माण कहाँ हुआ? अस्थि मज्जा में हुआ, बोन मेरो में। आरबीसी का बनना अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में, हड्डियों के अंदर खोखले जगहों में आरबीसी का निर्माण होता है। और आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? प्लिहा में होती है। प्लिहा को हम क्या कहते हैं? एस्पिलिन अंग्रेजी में कहते हैं और गांव के भाषा में लोग तिल्ली के नाम से जानते हैं। ये कब होता है? जब ये बच्चे के या एडल्ट रूप में होते हैं तब होता है। लेकिन याद रखेंगे, ये जो इम्ब्रायो है, भ्रूण है, भ्रूण का मतलब माँ के पेट के अंदर में या गर्भ में बन रहे जो बच्चे होते हैं, उस समय जो बच्चे के अंदर में आरबीसी का निर्माण होता है, तो वो कहाँ? अस्थि मज्जा में नहीं होता है, वो लीवर में होता है। कहाँ होता है? अरे इसलिए होता है कि देखो कोई छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा है, माँ के शरीर में है, छोटा बच्चा है, बात खत्म हो गया। अब ये जो बच्चा है, तो जब ये बच्चे माँ के गर्भ में बन रहे होते हैं, उस समय में इसको हड्डी बहुत बन थोड़े जाता है, हड्डी मोटा मोटा थोड़े हो जाता है, तो नहीं होता है। तो आरबीसी उस हड्डी के अंदर में कहाँ पर बनेगा? इसलिए जब बच्चे माँ के शरीर में रहता है तभी उसको भ्रूण कहेंगे। और जैसे ही माँ के शरीर से बाहर निकलता है, मतलब कि प्रसव हो जाता है, बच्चे जो पैदा हो जाते हैं, तो उस समय को हम क्या कहते हैं? तब उसको हम शिशु के नाम से जानते हैं। बच्चा ना, शिशु बोले, तब उसको हम शिशु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? और यहाँ शिशु थोड़े है, यहाँ तो बोला इम्ब्रायो, इम्ब्रायो का मतलब भ्रूण। भ्रूण हम उनको कहते हैं जब बच्चे पूरी तरीका से कंप्लीट, मुकम्मल, पूर्ण रूप से तैयार जब तक नहीं होते हैं, तब तक वो क्या कहलाते हैं? भ्रूण कहलाते हैं। एक भी चीजों की अगर कमी होंगी या अपूर्ण होंगी, मतलब नाक तो बना पर पूरा अभी तक नहीं बना है, ढांचा तो बन गया पर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब अर्धपूर्ण बच्चे इसको बोलते हैं, पूरी तरीका से नॉट कंप्लीट, दे आर कॉल्ड इम्ब्रायो। उसको हम इम्ब्रायो के नाम से जानते हैं। लेकिन जब बच्चे पैदा होंगे 9 महीने या 10 रोज के बाद जो पैदा होंगे, तो वो बच्चे पूरी तरीका से कंप्लीट होता है, तभी जाकर के वो बच्चे पैदा होते हैं। उस समय में इन्हें इम्ब्रायो या भ्रूण के नाम से हम नहीं जानते, उन्हें हम शिशु के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर पूछा गया है भ्रूण, क्या पूछा गया है? भ्रूण। इसका मतलब है कि माँ के पेट के अंदर में, माँ के जो क्या कहते हैं गर्भ है, उनके अंदर में
जब बच्चे बन रहे होते हैं या पल रहे होते हैं तो उस समय में उन बच्चों में आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड जो कण होता है, ये कहाँ पर बनता है? तो याद रखेंगे तब उस समय में ये बच्चे की लीवर में बनता है या नहीं तो एस्पिलिन प्लीहा में बनता है। समझ में आ रही है? ये एस्पिलिन में बनता है। क्लियर हो गई बात? लेकिन जब बच्चे ये पैदा हो जाते हैं, ये बच्चे माँ के शरीर से बाहर होते हैं, तब उसे हम चाइल्ड या शिशु के नाम से जानते हैं। बात खत्म हो गया? अब देखो कहानी। अब इस बच्चे के अंदर में जो आरबीसी बनेगा वो कहाँ बनेगा? अस्थि मज्जा में बनेगा। कहाँ बनेगा? अस्थि मज्जा में बनेगा। कब? जब बच्चे माँ के शरीर से बाहर हो गया, मतलब जब वो शिशु कहलाएगा तब। भ्रूण नहीं, शिशु। फिर से सुनो, भ्रूण पैदा होने से पहले को कहते हैं गर्भावस्था। गर्भ में जब बच्चे बन रहे होते हैं उनको भ्रूण कहते हैं, और जब वो बाहर हो जाते हैं, प्रसव हो जाते हैं, बच्चे पैदा जब ले लेते हैं, तब उनको हम शिशु या चाइल्ड के नाम से जानते हैं। इतना ध्यान रखेंगे। जब तक माँ के पेट में रहेगा बच्चा तब तक आरबीसी उनके लीवर या एस्पिलिन प्लीहा में बनेगा। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बाहर हो गए हैं, मतलब कि पैदा हो गया है, तब उस समय में वो बच्चे का आरबीसी कहाँ बनेगा? अस्थि मज्जा में बनेगा। याद रखेंगे, इससे पहले हमने देखा था कि अस्थि मज्जा के अंदर में आरबीसी का निर्माण होता है, लेकिन इनकी डेथ कहाँ होती है? आरबीसी मरता कहाँ है? तो ये प्लीहा में मरता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एस्पिलिन के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी डेथ हो जाती है। किसकी मौत होती है? आरबीसी की होती है। इसीलिए इसे कब्रगाह के नाम से जाना जाता है। किसकी मौत हुई है? तो आरबीसी का ना कब्र बना वो, इसीलिए आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो एस्पिलिन को कहेंगे। प्लीहा को कहा जाता है। किसको? प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा नहीं, प्लीहा को कहा जाता है। बात खत्म हो गया? तो आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। अंग्रेजी मुंह से एस्पिलिन के नाम से जानते हैं। लेकिन आपने क्या देखा कि जहां पर एडल्ट के अंदर में जहां पर आरबीसी की मौत होती है, जब बच्चे माँ के शरीर के अंदर में होते हैं, तो वहीं पर आरबीसी का निर्माण होता है। देख लिया? वहीं पर क्या हो रहा है? जब तक पैदा नहीं हुआ तब तक कब्र में उसका आरबीसी हो रहा है। कब्रगाह जिसको आप बोलते हैं ना, उसी में आरबीसी का निर्माण हो रहा है। लेकिन जैसे वो माँ के शरीर से बाहर निकला, समझ में आ रहा है, तो अस्थि मज्जा में होने लगा। बात खत्म हो गया? अच्छा, एक चीज और देखते हैं, क्या इनके अलावा और? हाँ, लीवर में होता है। कहाँ होता है? तो बच्चे आरबीसी बनाने का काम उस समय भी लीवर ही करता है। माँ के शरीर में जब बच्चे होते हैं ना, तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल बनाने का काम लीवर ही करता है। और कौन करता है? एस्पिलिन करता है। लेकिन जैसे ही एडल्ट या वयस्क या शिशु 2 4 5 6 साल 10 साल के होते हैं, या पूरी मतलब आपकी उम्र की होती है, उस समय में जो आरबीसी का होता है निर्माण, तो वो अस्थि मज्जा में होता है। और अस्थि मज्जा हम किसको कहते हैं? हड्डियों को खोखले अंदर की जो खाली जगह होती है, उन्हीं को हम अस्थि मज्जा कहते हैं। अंग्रेजी मुंह से हम बोन मैरो के नाम से जानते हैं। और ये आरबीसी की जो मौत होती है, ये कहाँ होती है? तो प्लीहा में होती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? कब्रगाह के नाम से जानते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? एस्पिलिन या प्लीहा को, है ना, या प्ली को, है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ो, नोट करो, आगे बढ़ो। अभी अभी हमने क्या देखा? अभी अभी हमने ये देखा कि जो आरबीसी की जो निर्माण होती है, आरबीसी जो बनता है, ये हमारे अस्थि मज्जा में बनता है। लेकिन इसकी जो डेट होती है वो कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। इसीलिए प्लीहा को कब्रगाह के नाम से जाना जाता है। जिस जो मरता है, तो मरा कौन? आरबीसी। कब्रगाह किसका कहलाएगा? आरबीसी का ही कब्रगाह कहलाएगा। एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये लीवर देख रहे हो ना, लीवर को भी हम कभी कभी क्या मानते हैं? कब्रगाह के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही बात को? लीवर को भी हम इसके नाम से जानते हैं, कब्रगाह के नाम से जानते हैं। मतलब ये हुआ कि इसकी मृत्यु लीवर में भी होती है और कहाँ होती है? प्लीहा के अंदर में भी होती है। इसीलिए इनको, लीवर को और प्लीहा को, दोनों को हम क्या कहते हैं? कब्रगाह के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 2 बातें नोट करना है। कुछ किताबों में ऐसा लिखा रहेगा कि प्लीहा को कब्रगाह कहा जाता है। किसको? अब कुछ किताबों में रहेगा कि नहीं, यकृत। कौन किताब? यकृत। और बोलो एस्पिलिन, मतलब प्लीहा, एस्पिलिन प्लीहा, तो कब्रगाह के नाम से, ठीक है, कब्रगाह के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे ये दोनों बातें। लेकिन एग्जाम में जब भी आएगा ऑप्शन, तो आपको यही रहेगा, कब्रगाह में एस्पिलिन ही आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़िए। तो भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण होगा वो लीवर में होगा या एस्पिलिन में होगा। ठीक, भ्रूण अवस्था जैसे ही खत्म होगा, अब ये उसका कब्रगाह बन जाएगा, तब अस्थि मज्जा में होने लगेगा इसका निर्माण। बस यही एक पॉइंट है जो आपको याद करके रखना है। और याद रखेंगे यही, याद देखो, आरबीसी की जीवन काल 20 से लेकर के 120 दिन। बोलना नहीं, चुपचाप सुनना है आपको। आरबीसी की जीवन काल, लाइफ टाइम, उम्र कितनी? 20 से लेकर के 120 दिन की होती है। उसके बाद 120 दिन के बाद आरबीसी अपने आप डेथ कर जाता है। मतलब आरबीसी की मृत्यु होगी। गया काम से आरबीसी, कहाँ गया? मृत्यु कहाँ हुआ? एस्पिलिन में हुआ। एस्पिलिन में आरबीसी का क्या बन गया? तो कब्र बन गया। इसीलिए एस्पिलिन को कब्रगाह के नाम से जान लिया गया। भ्रूण अवस्था में होगा तो लीवर में या एस्पिलिन के अंदर में आरबीसी का निर्माण होगा। अगर भ्रूण अवस्था में नहीं होंगे तो क्या होगा? अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होगा।
आगे देखते हैं आरबीसी की कब्रगाह को यकृत भी है कब्रगाह और क्रिया भी है कब्रगाह। आगे देखते हैं आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। आयरन पाया जाता है। आयरन जो है हमारे शरीर को कठोरता प्रदान करता है। आगे बढ़ो, तेजी से नोट करो। फिर से देखो यहाँ पे आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। अब फिर से एक बार बैक करते हैं। रक्त जो बना होता है ये दो पदार्थों से मिलकर के बना होता है। एक को मैं बोलता है प्लाज्मा, दूसरा को बोलता है ब्लड कॉर्पस। प्लाज्मा जो होता है यह एक प्रकार का अजीवित पदार्थ होता है। प्लाज्मा के अंदर में हम देखते हैं कि पानी की जो प्रतिशत होती है ये 90% होती है। प्रोटीन की अगर देखें तो 60% होती है। उसके बाद हम अगर ग्लूकोज की देखें तो 0.1 की होती है। और एक कोई छूट गया था ना, लवण की बात करें तो 0.9% होती है। आगे हम बात करते हैं प्लाज्मा जो होता है ये हमारे खून के अंदर में 60% पाया जाता है, जो 90% पानी से ही मिलकर के प्लाज्मा बना होता है। आगे देखेंगे रक्त जो है ये 3 भागों में बढ़ गया है। एक मैंने देखा था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, मतलब कि इसको ब्लड कॉर्पस के नाम से जानते हैं, इन्हें हम एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। अभी हमने देखा कि आरबीसी जो होती है ये हमारे रक्त में पाई जाने वाली है। आरबीसी हमारे रक्त में पाई जाती है। आरबीसी की अगर हम जीवन काल कितना दिन तक आरबीसी जिंदा रहता है तो 20 से लेकर के 120 दिन तक होता है। आरबीसी जो होता है इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन अगर भ्रूण अवस्था में मां के पेट में बच्चा हो तो अस्थि मज्जा में नहीं होगा, लिवर और पेरिया के अंदर में आरबीसी का निर्माण होगा। ये आरबीसी होता क्या है? तो आरबीसी वो चीज होता है जिनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। आयरन क्या करता है हमारे शरीर में? तो हमारे शरीर को कठोरता प्रदान करता है तथा एनर्जी भी उत्पन्न करता है। आगे बात करते हैं कि ये जो आरबीसी जो होती है ये डेथ कहाँ होती है, मरती कहाँ है? तो ये यकृत में या प्लीहा के अंदर में जाकर के मरती है। इसीलिए आरबीसी का ये कब्र कहा जाता है। तो सवाल ऐसा बनता है कि आरबीसी की कब्रगाह हम किसे कहते हैं? तो हम प्लीहा को कहते हैं। समझ में आ रही है? आरबीसी खून जो होता है उनका जो रंग होता है ये लाल होता है, रक्त का रंग लाल होता है। सवाल पूछेगा क्यों होता है? आप कहेंगे हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसके कारण रक्त लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आगे देखेंगे कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ग्लोबिन मतलब एक तरह का लोहयुक्त प्रोटीन है। ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या है? एक तरह का लोहयुक्त प्रोटीन है। आगे देखेंगे ये हीमोग्लोबिन करता क्या है हमारे शरीर के अंदर में? तो याद रखेंगे ये ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर निकालता है। ऑक्सीजन को ले जाने का काम करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का भी ये काम करता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ये संयोग मतलब मिलाने की ये अपने आप में क्षमता रखता है। कौन? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमने क्या देखा हीमोग्लोबिन में कि ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को मिलाने की क्या करता है? क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला जो एक कंपाउंड है, पूछा जाएगा हीमोग्लोबिन में कौन सा यौगिक पाया जाता है? तो याद रखेंगे हीमेटिन। कौन सा? हीमेटिन। हीमेटिन नामक कंपाउंड पाया जाता है। मतलब हीमोग्लोबिन में कौन सा यौगिक पाया जाता है? तो हीमेटिन पाया जाता है। यह यौगिक कैसा होता है? तो लोह यौगिक होता है। कैसा होता है? लोह यौगिक होता है। लोह यौगिक कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। उस लोह यौगिक का नाम बताइए। तो हीमेटिन नाम है। क्या नाम है? हीमेटिन नाम है। याद रखेंगे कि अगर ये हीमोग्लोबिन ये उतर गया क्या? समझाने में दिक्कत होगी। तो याद देखो अभी मैंने बोला हीमोग्लोबिन के बारे में। क्या? हीमोग्लोबिन को हम एचबी के नाम से जानते हैं शॉर्ट नेम। रिपोर्ट वगैरह जो जांच का आप देखेंगे ना तो उसमें आपको लिखा रहेगा HB रहेगा। HB से आपने क्या समझा? हीमोग्लोबिन ये सामान्य व्यक्तियों के अंदर में 14 से लेकर के 16% तक होनी चाहिए। कितना? 14 से लेकर के 16% तक होनी चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, क्या हो जाए? तो इनमें कौन सा बीमारी होगी? रक्त क्षीणता बोलिए। रक्त क्षीणता की बीमारी हो जाएंगी। सर जी रक्त क्षीणता का है, अंग्रेजी बोलेंगे तो समझ गएंगे। एनीमिया है। कौन बीमारी? एनीमिया की बीमारी हो जाती है। एनीमिया की बीमारी में क्या होती है? तो रक्त की कमी हो जाने को हम एनीमिया की बीमारी कहते हैं। बात खत्म हो गया।
अच्छा एक चीज आपको देखना होगा कि रक्त की जब कमी हुई थी कहाँ पर हुई? एस्पिरिन में हुई। प्रॉब्लम कहाँ गया? एस्पिरिन में गया। कहाँ गया? एस्पिरिन में गया। एस्पिरिन का मतलब क्या हुआ? क्लियर हुआ। तो गड़बड़ी कहाँ हो गया? क्लिया में हो गया। क्लिया में आप खून की क्या हो गई? कमी हो गई। मतलब क्या हो गया? आरबीसी की कमी हो गई। आरबीसी की कमी से कौन सी बीमारी होंगी? एनीमिया की बीमारी होंगी, या नहीं तो हिंदी में बोलो रक्तहीनता की बीमारी। एनीमिया, एनीमिया रोग, एनीमिया की बीमारी किसकी कमी से होता है? ब्लड के कमी से। ब्लड के कमी से होने वाला रोग एनीमिया होता है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिटा रहा हूँ, लिख ले तो। आगे बढ़ते, 2 पॉइंट और लेंगे, इस पर ज्यादा बात करना ठीक नहीं। देखो यहाँ से आरबीसी कौन सी? जब आदमी सोता है, सोते समय वक्त आरबीसी में 5% की कमी होती है, जब आप सोते हैं तो आपके शरीर में आरबीसी कितना प्रतिशत कम होता है? 5% होता है। नंबर 2, जब आप अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, जब आप लो या जो लो, दोनों बात लिख दो, 4200 मतलब 4200 मीटर, कितना मीटर? 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाएगा तो उनके अंदर में आरबीसी की 30% क्या होंगी? वृद्धि हो जाती है। तो आपने क्या देखा? जब हम अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो 30% की क्या होंगी? वृद्धि हो जाएंगे। कब? जब हम 2400 मीटर ऊंची जगह पर हम पहुंचेंगे, जैसे पहाड़ पर चढ़ गए, मीनार पर चढ़ गए, कोई भी चीज पर आप अगर चढ़ते हैं इतना ऊंची जगह पर, तो आपके बॉडी के अंदर में कितनी आरबीसी की वृद्धि होती है? और जब आप सोते हैं उस समय में आरबीसी में कमी आया, मतलब कि आयरन में भी क्या हुआ? कमी आया। आयरन में कमी आने का मतलब क्या हुआ? आपका बॉडी कठोर हो जाएगा कि नरम रहेगा? तो सोने के वक्त में आदमी नरम में होगा ना, चेक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या था? हीमोग्लोबिन था। ये हो गया, ये क्लियर? चलिए लास्ट पॉइंट देखिए। अगर हम बात करें आरबीसी की, आरबीसी को मापने वाली जो मीटर होती है, मापने वाले जो मीटर होती है, इसको हीमोसाइटो ये तो है मीटर कहते हैं। आरबीसी को मापने वाली जो यंत्र होती है, डिवाइस होती है, उसको क्या कहेंगे? हीमोसाइटोमीटर के नाम से जानते हैं। मतलब है कि आरबीसी का जो काउंट करेगा, आरबीसी की जो संख्या को बताएगा, कौन मशीन बताएगा? बात खत्म हो गया। याद रखेंगे, नोट में फिर से याद रखेंगे एक बात और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बीमारी है थैलेसीमिया, ये एक बीमारी है, मतलब यह रोग है में आरबीसी कौन सी नहीं बनता है। बात खत्म हो गया। पूछा जाएगा किस बीमारी में आरबीसी का निर्माण नहीं होता है? जिस आदमी को ये बीमारी होगा उसको आरबीसी नहीं बनेगा। हो गया याद रखिए। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे WBC।